तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका इस क्लास के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जो स्टूडेंट आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके बहुत 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 काम आएगी। तो क्लास को मेरे भाई पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी आज की क्लास का जो मेन्यू है वो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। ये जीके जीएस की एक प्रकार की आपकी स्पेशल क्लास है, जहां पर आपको एक ही क्लास के अंदर आज मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा पॉलिटी के, 10 क्वेश्चन कराऊंगा हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन कराऊंगा ज्योग्राफी के, और एंड में करंट अफेयर का एक प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को करवाया जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाइए। जो जो स्टूडेंट क्लास के अंदर आ चुका है, डेली मेरे साथ जुड़ता है, क्लास लेता है, चाहे वो किसी भी टाइम लेता है, सारे बच्चे बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लासेस टाइम पर मिले, आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आए और आप सारी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर पाओ। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना वेट करे क्लास को चालू करेंगे। और यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त मेरे भाई आ चुका है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाइए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है हमसे क्या बात कर रहा है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। 1950 में जब भारत का संविधान लागू किया गया तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में था, इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि आर्टिकल 300A में प्रेजेंट में दिया गया है। वर्तमान में प्रेजेंट में अगर बात करी जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी कहां है भैया, आर्टिकल नंबर 300A में है और आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। तो ये जो 7 फंडामेंटल राइट थे इनमें से इसको रिमूव कर दिया तो टोटल बच गए 6 फंडामेंटल राइट। तो राइट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है। 19 से लेकर 22 में राइट टू फ्रीडम की बात करी गई है। और वहीं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करी गई है। आगे आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हमारे सामने 1, 2, 3 स्टेटमेंट दी गई है। कह रहे हैं तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यह बताइए। जब भी आपके सामने आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सामने कभी भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो पहले आप यह सर्च करो कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी दी गई है। क्या सर्च करो बेटा, पहले इसमें यह सर्च करो कि इसमें से कौन सी, भाई मतलब ये इसमें गलत कौन सी दी गई है, यह बताइए आप पहले। हाँ जी, देखो पहली स्टेटमेंट दी गई है यहां पे कि क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट। पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कहां आता है बच्चे, क्रिमिनल लॉ आपके कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर पहले वाली स्टेटमेंट यहां पर गलत दी गई है तो जहां जहां पे 1 है वहां पे गोला बनाओ और उसको यहां पे कट कर दो। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 वाला गलत है, हमने लगा दिया। तो यहां पर राइट आंसर इज बी, कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, करेक्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाली गलत है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े एक बार, अगला आइए नेक्स्ट। क्रिमिनल लॉ डज नॉट लाई इन द यूनियन लिस्ट, इट लाइज अंडर द कंकरेंट लिस्ट। और पहले जो आपका ये आईपीसी था, पहले जो आपका ये आईपीसी था, यानी कि पहले जो आपका ये इंडियन पीनल कोड था, ये ब्रिटिश के जमाने के आपके कानून का नाम है। इसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। इसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश लिस्ट इन शेड्यूल 7
डील्स सोलली विद मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। देखो ऐसा है गुरु, हमारे भारत के संविधान के 7वें नंबर के स्केड्यूल में एक यूनियन लिस्ट दी गई है, एक स्टेट लिस्ट दी गई है और एक हमें कंकरेंट लिस्ट दी गई है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। अगर मैं देखूं भाई कह रहा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है तो वो मैटर तो केंद्र की सरकार के पास जाएगा। तो राइट आंसर इज ए यूनियन लिस्ट। राइट आंसर इज ए यूनियन लिस्ट। अगर मैं आपसे यूनियन लिस्ट की बात करूं, जरा पढ़िए एक बार, जरा इसको एक बार पढ़ने का ट्राई कीजिए कि भाई यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट में क्या मुद्दा है, कि यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट में क्या मुद्दा है। जरा पढ़िए बेटा एक बार, क्या करेक्ट होगा इसमें से। अगर मैं यहां पे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करूं, ओरिजिनल काउंट 97, प्रेजेंट में 100, यानी कि 3 नए सब्जेक्ट इसमें ऐड करे गए हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और रेलवे। ये चारों इसके मेन टॉपिक्स हैं किसके, यूनियन लिस्ट के। स्टेट लिस्ट पहले इसमें 6 सब्जेक्ट थे, इसमें से 5 सब्जेक्ट को कम करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो करंट में 61 सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, प्रिजन्स एंड लोकल गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट 47 इसके ओरिजिनल काउंट थे, जो 5 यहां से कम किए वो 5 यहां डाल दिए, तो 47 की जगह प्रेजेंट में ये टोटल 52 है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं ये नए सब्जेक्ट हैं जिनको ऐड किया गया। ये मेरे भाई नए सब्जेक्ट हैं जिनको ये ऐड किया गया। बाकी फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉस, मैरिज, डाइवोर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये सारा आपका कंकरेंट लिस्ट में आता, ये सारा आपका कंकरेंट लिस्ट में आता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज वाइल द गवर्नर इज, क्या बोल रहा है ये, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुनाव के द्वारा चुनकर लाया जाता है, जबकि जो भारत का गवर्नर है वो कैसे लाया जाएगा। अब यहां पर ना जरा एक बार राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे। यहां पर बेटा क्या करेंगे, एक बार हम यहां पे एक बार राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की बात आर्टिकल 54 में करी गई है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ठीक है भैया, कह रहा है इसके अंदर कौन कौन होगा, इसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य में विधानसभा के क्या होंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। क्या होंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। साथ में हमारे भारत में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे विधानसभा पाई जाती है। हमारे भारत में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे विधानसभा पाई जाएगी, एक दिल्ली, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा पुडुचेरी। इनके भी ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, इनके भी ओनली इलेक्टेड मेंबर्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखेंगे इसको। यह आपके राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है बच्चे, वो आपका एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पे राष्ट्रपति को लेकर बात करता हूं, गवर्नर को लेकर बात करता हूं, तो भारत के संविधान में गवर्नर का चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, गवर्नर का कोई चुनाव नहीं होता। गवर्नर को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को
अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? भारत के प्रेसिडेंट को दी गई है। और गवर्नर को ओथ यानी कि शपथ कौन दिलवाएगा? अब गवर्नर अपॉइंट तो हो गया, लेकिन गवर्नर को ओथ या शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा क्वेश्चन। कौन सी अथॉरिटी ये डिसाइड करती है वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? क्या कह रही है? कह रहा है इनमें से ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई जो ये बिल है ये मनी बिल है या नहीं है? बताइए भाई साहब। कह रहा है हु विल डिसाइड दिस कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? ऐसा है गुरु, एक होता है फाइनेंस बिल जिसका आर्टिकल होता है 117, एक होता है मनी बिल जिसका आर्टिकल होता है 110। लोकसभा का स्पीकर यह डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ध्यान रखेंगे इसको। यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये जो पूरा होता है ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा आपका फाइनेंस बिल है अंडर आर्टिकल 117। इसमें एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल 1 और एक होता है फाइनेंस बिल 2। दो होते हैं। ये जो मनी बिल है और जो फाइनेंस बिल 1 है ये केवल और केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा। और आपका जो ये फाइनेंस बिल 1 है और आपका जो ये फाइनेंस बिल आपका जो ये फाइनेंस बिल 2 है, इसको आप लोकसभा में और राज्यसभा में जहां आपका मन करे इसको आप पेश कर सकते हो। जहां इसका मन करे बेटा इसको आप पेश कर सकते हो। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। एक बार कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यह आ जाता है कि अगर हम मनी बिल की बात करें और हम साथ में अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कि अगर हम मनी बिल की बात कर रहे हैं और साथ में अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो मनी बिल स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? 199। मनी बिल स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? 199। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 268 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इन चारों में से आर्टिकल नंबर 268 में क्या बात करी गई है जरा बताना मुझे एक बार। देखो आप लोगों से मैं एक बात पर्सनली करना चाह रहा था। लास्ट कुछ टाइम से इंटरनेट पे काफी कुछ चल रहा है। पहले सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, उसके बाद झारखंड को लेके प्रोटेस्ट चला, फिर झारखंड का प्रोटेस्ट में यह बोला गया कि हम उस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर एग्जाम कैंसिल करने पर जो लोग सेलेक्टेड थे अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप अपना ये कीमती टाइम सिर्फ प्रोटेस्ट में एक्टिव रह के आप लोग यहां पे मतलब कहते हैं ना कि उसको स्पेंड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेस्ट नहीं कर सकते, मैं बोलूंगा कि आप उसको स्पेंड नहीं कर सकते हो। कि जैसे मानो कि अगर मैं 1 महीने के लिए प्रोटेस्ट में चला जाऊं तो सिर्फ मेरी पर्सनल इश्यू नहीं है, वो सारी क्लासेस यूट्यूब पेड काफी कुछ उससे सफर करेगा। ठीक है ना, मैं ये बात आपको टीचर की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बात ये ऐसे बड़े भाई की तरह बोल रहा हूं। और मैं इसमें एक बात और ऐड करने वाला हूं जिसको सुन के शायद आप यस बोलोगे। अभी आपने देखा होगा कि एक कंपनी से एक टीचर छोड़कर गई, फिर वहां पे वो लॉन्चिंग होने वाली थी, लॉन्च से पहले ही वो दूसरे वाले जगह वापस चली गई। तो इसको देख के पूरा 1-1.5 हफ्ता बच्चे इसी में लगे रहे, लाइव वीडियोस, शॉर्ट्स, रील ये सब करते रहे, है ना। अभी एक नया ड्रामा चालू हुआ है कि एक टीचर ने मैथ की बुक लॉन्च करी है और दूसरा टीचर यूट्यूब पे आके उसको ये बता रहा है कि इसने मेरी कॉपी कर ली, है ना, ये सारा कंटेंट मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। ये उनके आपस का मैटर है, ये उनके आपस की चीजें हैं। झारखंड प्रोटेस्ट सही था, झारखंड का प्रोटेस्ट बहुत जरूरी था, आप लोगों को पता लगा होगा।
लेकिन झारखंड वाला मुद्दा लास्ट 10 साल से चल रहा है। लेकिन मेरा कहना आपको यह है कि आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो, आप बार बार इन चीजों में अपनी पढ़ाई को सफर नहीं कर सकते। आपकी पढ़ाई अगर सफर होगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो आपको अकेले भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि जो यूट्यूब पे ये चीजें चलती हैं, थोड़ा इन चीजों से दूर रहना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। ये सब चल रहा है ना, ये जो आपस में टीचर लड़ते रहते हैं कि मैं अच्छा हूं वो बुरा है, फिर वो कहता नहीं मैं अच्छा हूं वो बुरा है। ये जो 5-6 लोगों ने मिलकर पूरा सर्कल चला दिया है, आपने इन चीजों में नहीं पढ़ना। ध्यान रखना, बात मेरी वाली है। और मैं ये अपने लिए बोल रहा हूं, मैं ये आपके लिए बोल रहा हूं। मैं भी चाहूं तो उन वीडियो पे, उन मुद्दों पे जाके वीडियो बना सकता हूं, मेरे भी लाखों आ जाएंगे व्यूज, लेकिन उससे हमारे बच्चों का फायदा नहीं होगा। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा बात ये वाली, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को उससे दूर रखना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है बेटा अपनी, राइट? आर्टिकल नंबर 268 क्या कहता है भाई? देखो, आर्टिकल 268 यहां पे स्टैंप ड्यूटी की बात करता है। सर, ये स्टैंप ड्यूटी क्या होती है भाई? जब तुम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस पर जो टैक्स देते हो उसको स्टैंप ड्यूटी कहा जाता है। उसको स्टैंप ड्यूटी कहा जाता है ना? स्टैंप ड्यूटी लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट। स्टैंप ड्यूटी, जिसका पैसा जाएगा केंद्र की सरकार के पास, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, है ना भैया? ध्यान रखेंगे इसको। स्टैंप ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन पे यह काम किया जाता है कि भाई कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जाएगा पैसा केंद्र की सरकार के पास। आर्टिकल नंबर 268। और 268 को 368 से कंफ्यूज नहीं करना। 268 को 368 से कंफ्यूज नहीं करना। अगर मैं यहां पर आता हूं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इन देवनागरी लिपि डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। एक बार मैंने क्लास के अंदर पंजाबी के अंदर बात करी कि हाँ भाई की हाल चाल है, कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस, कह चल रही तुम्हारी तैयारी, सब कुछ सही चल रहा है, चंगा हैगा? क्योंकि मैं पंजाबी हूं। तो वहां पर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर योर गुरुमुखी इज वेरी गुड। तो वहां पर उसने स्मार्ट बनने का ट्राई तो किया, लेकिन वहां वो गलती कर गया है। क्या गलती कर गया? जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है लिपि, यानी कि एक होती है स्क्रिप्ट, और एक होती है भाषा, एक होती है लैंग्वेज। जैसे देवनागरी एक स्क्रिप्ट है, जैसे देवनागरी एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है। हिंदी एक भाषा है जो देवनागरी लिपि के अंदर आती है। जैसे गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है। पंजाबी एक भाषा है जो गुरुमुखी लिपि के अंदर आती है, ठीक है ना? तो लिपि में, स्क्रिप्ट में और लैंग्वेज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा जो देवनागरी लिपि के अंदर आएगी, उसको यूनियन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर ये क्या पूछ रहा है? आर्टिकल 262 में हमारे से यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 262 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंध में संसद के अधिकार को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? हमारे भारत में कावेरी नदी के पानी को लेके काफी समय से एक मुद्दा छिड़े रहता है। हमारे साउथ के स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कावेरी को लेके एक मुद्दा हमेशा छिड़ा रहता है कि भाई कौन सा पानी किसको मिलेगा, कितना पानी कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 262 में एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए इन चारों में से क्या किया जाता है? जरा बताना मुझे एक बार, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज बी, कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को, यानी कि दो राज्यों के बीच में पानी के मुद्दे को सोल्व करने के लिए एक वाटर डिस्प्यूट का ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि जल विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा पर रोक लगाया जाएगा। राइट आंसर इज बी। एक होता है आर्टिकल नंबर 263, जिसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी गई है,
देखो, इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या बच्चे? एक तो ये एक परमानेंट बॉडी है और ये मेरे भाई आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। पहली बात तो ये। दूसरा, किसके द्वारा अपॉइंट करी जाती है? किसके द्वारा अपॉइंट करी जाती है? सर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट करी जाती है। सर, इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन कौन होगा? जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है वही इसका चेयरमैन होगा। जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है वही इसका चेयरमैन होगा। पहले के 15 क्वेश्चन पॉलिटी के बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आएंगे। आगे बढ़े, अगला आइए, नेक्स्ट। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या काम करती है? ये कि जो भारत में स्पोर्ट्स प्लेयर या वो इंडिया में खेल रहे हैं या वो इंडिया के बाहर खेलने जा रहे हैं, तो वो नशे करके गेम ना खेलें या कोई इंजेक्शन लगा के अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाकर गेम ना खेलें। क्योंकि फिर वो क्या हो गया, मानो कि 2 प्लेयर हैं, वो 1 मिनट में 100 मीटर भागते हैं। अब एक वाले ने इंजेक्शन लगा लिया, उसकी बॉडी में ताकत आ गई, अब वो 1 मिनट में 120 मीटर भाग रहा है। तो जो इंसान 100 मीटर भाग रहा है उसने तो चीटिंग नहीं करी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड में चला गया। तो भाई, स्पोर्ट्स में चीटिंग ना करी जाए, उसको रोकने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को 2005 के अंदर बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत नाडा काम करता है। 2005 नवंबर 24 में इसको बनाया गया, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कह रहा है कि अगर आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो कितने महीने में या कितने मंथ में, कितने महीने में या कितने मंथ में उसको संसद के द्वारा अप्रूवल चाहिए होगा? देखो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, ये पॉइंट हम कई बार सोल्व कर चुके हैं कि अगर तो 352 आर्टिकल है तो 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। लेकिन यहां पर एक शर्त है कि हर 6 महीने के अंदर अंदर, हर 6 महीने के बाद एक संसद का अप्रूवल चाहिए होगा। किसका? संसद का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है ना। और अगर यही काम, सेम पॉइंट, देखो इसमें क्या आंसर हो गया, ए करेक्ट हो गया। लेकिन अगर सेम पॉइंट आर्टिकल 356 में आ जाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन में आ जाए या प्रेसिडेंट रूल में आ जाए, राष्ट्रपति शासन में आ जाए या प्रेसिडेंट रूल में आ जाए, तो यहां पर जो ये संसद का अप्रूवल है वो उसके लिए 2 महीने दिए जाएंगे संसद को कि 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव कर दो, ठीक है। साथ में इसका टाइम कितना होता है? ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। इसके अंदर भी हर 6 महीने के बाद संसद का अप्रूवल चाहिए, हर 6 महीने के बाद संसद का अप्रूवल चाहिए। आज तक सबसे ज्यादा बार, नंबर ऑफ टाइम्स, कहां पर ये लगाया गया? सबसे ज्यादा बार लगाया गया है मणिपुर में, और सबसे लंबे समय के लिए, और सबसे लंबे समय के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे लंबे समय के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, है ना भैया? वेरी गुड, राइट आंसर इज ए। आगे आइए, नेक्स्ट। आर्टिकल नंबर, चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन अब एक बार हिस्ट्री के करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? कुछ क्वेश्चन एक बार हम लोग अभी हिस्ट्री के सोल्व करने के चालू करते हैं, राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया विनय पिटाका नाम की एक किताब है, विनय पिटाका नाम की एक किताब है, इन चारों में से किसके साथ आप उसको जोड़ेंगे? इन चारों में से किसके साथ आप उसको जोड़ेंगे? जैसे एक होता है विनय पिटाका, एक होता है सुत पिटाका, एक होता है धम्म पिटाका। इसमें ना एक पॉइंट और जोड़ लो। क्या जोड़ोगे? जब पहले नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई तो उसमें विनय पिटाका और सुत पिटाका का, विनय पिटाका या सुत पिटाका का निर्माण करवाया गया।
और वहीं पे जब तीसरे नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई तो उसमें धम्म पिटाका का निर्माण करवाया गया। उसमें धर्म फैलाने के लिए धम्म पिटाका का निर्माण करवाया गया। जब फोर्थ नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई तो उसके अंदर भी बुद्धिज्म के दो आपस में डिवाइड देखा गया। एक महायान सेक्टर बन गया बुद्धिज्म का और एक हिनायान सेक्टर बन गया बुद्धिज्म का। दो सेक्टर बन गए बुद्धिज्म के, एक हिनायान और एक महायान। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। तो राइट आंसर इज बी, बुद्धिस्ट के द्वारा। अगला आई, नेक्स्ट अगला आई। अभी आप जानते होंगे कि हमारे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। गौतम बुद्ध पाली भाषा को यूज करते थे अपना उपदेश देने में, अपने सरमन देने में, है ना। क्या करते थे? उपदेश देते थे। उपदेश देने में पाली भाषा का यूज करते थे, क्योंकि कहते थे जो आम जनता थी उस समय वो पाली भाषा का यूज करते थे, तो वो चाहते थे कि मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने पाली भाषा का यूज किया, उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज किया। अब सारनाथ ऐसी जगह है जहां से उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। रिसेंटली सारनाथ को यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है, 45वें नंबर का भारत का ये यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गया है। ध्यान रखेंगे इसको। सारनाथ में धमेक स्तूपा भी है, ये चौकंडी स्तूपा भी है, सारनाथ म्यूजियम भी है और अशोक पिल्लर भी है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। अब यहां पे अगर देखा जाए तो 25 जुलाई 2026 में इसको ऐड किया गया। मैं इसको एक बार जरा जूम करूंगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सारनाथ कहां पे है, वाराणसी यूपी के अंदर। कब ऐड किया गया इसको ऐड करने की डेट क्या है? इसको मेरे भाई ऐड करने की डेट है कि 25 जुलाई 2026 को ऐड किया गया, जब यूनेस्को का 48 नंबर का सेशन चल रहा था। कहां पे? बुसान, साउथ कोरिया में। और ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। अब यहां पे एक पॉइंट और देख लो कि भैया यूपी में और कौन कौन सी यूनेस्को साइट है। ताजमहल, आगरा, फतेहपुर सीकरी और सारनाथ, ये यूपी की यूनेस्को हेरिटेज साइट है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अभी मुझसे क्या पूछ रहा है इसके अंदर? कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लेड दी सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक कब चालू करी? गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक कब किया? वेरी गुड, राइट आंसर इज 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखो 1917 में गांधी जी ने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। और क्या किया? खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में रोलेट सत्याग्रह। 1919 में रोलेट सत्याग्रह। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला आई, गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल वाला काम किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 में किया। बड़ी जबरदस्त कहानी है इस वाले चीज की कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मिल के मालिकों ने अंग्रेजों को बुलाया था, मिल के मालिकों ने गांधी जी को बुलाया था कि आप आइए, हमारी साइड से हमारे पॉइंट रखिए और हमारे बीच में और मिल के जो काम करने वाले लोग हैं, हम दोनों के बीच में क्या करें? हम दोनों के बीच में आप चीजों को सोल्व करा दें। गांधी जी वहां गए, गांधी जी ने लोगों से पूछा, बताओ भैया क्या दिक्कत है? तो लोगों ने बोला कि महंगाई के जमाने में जब बीमारी फैल रही है तो इन्होंने हमारा जो प्लेग का बोनस है, हमारे प्लेग का बोनस उन्होंने क्या कर दिया? रोक लिया। कि प्लेग के बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया मिल के मालिकों ने। इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से हमारे बीच में ये डिस्प्यूट चालू हुआ है। तो गांधी जी
जो मिल में काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ हो गए, और एट द एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल के लोगों को, मिल में काम करने वाले लोगों को 35% का सैलरी में हाइक दिलवाया कि अगर कोई 100 रुपए कमा रहा था तो उसकी सैलरी को 135 कर दिया। अगर कोई 100 रुपए कमा रहा था बेटा तो उसकी सैलरी को 135 कर दिया। समझ गए आप कि 35% का हाइक दिलवा दिया। सर ललित सर की क्लास कब होगी? बेटा ललित सर की क्लास अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाम को 8 बजे होती है। बाकी बेटा आप चैनल पर जाओ और जाके चेक कर लो, बट बार बार सेम कमेंट मत करो, ठीक है? बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन आप सेम कमेंट मत करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट, ठीक है? चलो आगे बढ़े, अगला ही कह रहे हैं इन चारों में से अगर देखा जाए तो इनमें से किसको आप मौर्य के पिलर्स के साथ नहीं जोड़ोगे? राइट आंसर इज ईगल। राइट आंसर इज ईगल। मैंने आज तक हिस्ट्री में मौर्य पिलर के साथ ईगल या गरुड़ के बारे में नहीं पढ़ा। राइट आंसर इज डी। अगला ही नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद को कितने मंडल्स में डिवाइड किया गया? भाई ऋग्वेद को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया और 1028 हिम्स यानी कि सूत्रों में डिवाइड किया गया। 1028 हिम्स यानी कि सूत्रों में डिवाइड किया गया। और जो ये 10 किताबें हैं इनको कहा जाता है मंडल। और जो ये 10 किताबें हैं इनको कहा जाता है मंडल। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। राइट आंसर इज 10 मंडलों में डिवाइड किया गया। अजात शत्रु आ रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वाज द सन ऑफ। आपने मगध एम्पायर के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आप लोगों ने बच्चे मगध एम्पायर के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मगध एम्पायर की शुरुआत कराई किसने? हरियाणा डायनेस्टी ने। हरियाणा डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार। हरियाणा डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। हरियाणा के बाद आप शिशुंग डायनेस्टी देखने को आपको मिलती है। शिशुंग डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है शिशुंग। शिशुंग के बाद आपको देखने को मिलेगा नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है महापद्मानंदा। क्या कहा जाता है उनको? महापद्मानंदा। नंदा के बाद बारी आती है मौर्य डायनेस्टी की। मौर्य के फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य के बाद बारी आएगी शुंग डायनेस्टी की। और शुंग डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट तो पहले आता है अजात शत्रु, पहले आता है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। जो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई राजगृह में वो भी अजात शत्रु ने ही करवाई। उसके बाद आएगा उदाइन। ये तीन इसके मेन लीडर हैं। अगला आइए, आपने अष्टांग संग्रह के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने बेटा अष्टांग संग्रह के बारे में सुना होगा। अष्टांग संग्रह एक किताब का नाम है। इस किताब का लेखक कौन है? वाग्भट। राइट आंसर इज डी, वाग्भट। ध्यान रखेंगे। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर डिफीटिंग द मुगल एम्परर डैश डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर एंड फाउंडर ऑफ सेकंड अफगान एम्पायर। यहां पे सूर डायनेस्टी की बात करी जा रही है। यहां पे सूर डायनेस्टी की बात करी जा रही है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, मुगल साम्राज्य पर ब्रेक लगाई। मुगल साम्राज्य पर ब्रेक लगाई और आगे चल के क्या बन गया? दिल्ली का राजा बन गया। 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। इस बैटल ऑफ कन्नौज का एक नाम और भी है, बैटल ऑफ बिलग्राम। इन दोनों में एक तरफ है हुमायूं और एक तरफ है शेर शाह सूरी। दोनों बैटल में शेर शाह सूरी जीत गया और दोनों बैटल में हुमायूं हार गया। ठीक है। 1555 तक सूर डायनेस्टी का शासन रहा, लेकिन उसके बाद एक होती है बैटल ऑफ सरहिंद।
बैटल ऑफ सरहिंद में एक तरफ फिर से हुमायूं और दूसरी तरफ सिकंदर सूरी। अब ये सिकंदर सूरी कौन है भाई? ये शेर शाह सूरी का बेटा है। यहां पर ये हार गया और ये जीत गया और दोबारा से मुगल साम्राज्य चालू हो गया। लेकिन 1556 में हमारा जो ये हुमायूं है, 1556 में हुमायूं की क्या होगी बच्चे? हुमायूं की डेथ हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं की बेटा मृत्यु हो गई, हुमायूं की डेथ हो गई। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। सिर्फ यही स्लाइड है आपके पास, यही स्लाइड हर जगह करते रहते हो, इनमें सवाल आते हैं। हाँ यार, मैं ऐसे ही करता हूं। जैसे मेरी क्लास है उस पर लिखा होता है टॉप 50 क्वेश्चंस, तो मैं एक ही क्वेश्चन को 50 स्लाइड में लेके आता हूं और वही क्वेश्चन पूरी क्लास में 1 घंटे पढ़ाता भी रहता हूं। और बच्चे पागल भी हैं जो पूरी क्लास के अंदर बैठ के एक ही क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जिंदगी में ना तूने कुछ करना ना तूने कुछ बनना, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या बैठे बैठे चलता है, क्या तुम्हारे अंदर बैठे बैठे उछलता है। तुम आ जाते हो क्लास में ये कॉपी पेस्ट करने के लिए, है ना। मुझे नहीं पता कि भैया क्या बीमारी है तुम्हारे अंदर, और ये ऐसे तुम्हारे वाले जो बीमार लोग हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। 3 बिंदु आएंगी, क्लिक करके आपने इनको अपनी चैट बॉक्स से ब्लॉक करना। ठीक है, चलो मैं भी इनको ब्लॉक कर रहा हूं, मैं भी इनको बेटा ब्लॉक कर रहा हूं, है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, जरूरी नहीं है कि दांत में कीड़ा हो, कहीं और भी हो सकता है ना। चलो मैंने इसको बेटा ब्लॉक कर दिया है। आप भी अपनी चैट से ऐसे लोगों को ब्लॉक करें, चैट से भी और अपनी लाइफ से भी, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़िए। ये पॉइंट समझ में आ गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर इज बी। अब यहां बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज इन 1828। 1828 में 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी, देखो ऐसा है गुरु, 1815 में आत्मया समाज की स्थापना करी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया? राजा राममोहन रॉय को राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया। एक बार राजा राममोहन रॉय लंदन गए, एक बार राजा राममोहन रॉय लंदन गए। लंदन क्या बनकर गए? लंदन दूत बनकर गए। किसके दूत बनकर गए? अकबर सेकंड के दूत बनकर गए। अकबर सेकंड के दूत बनकर गए, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए नेक्स्ट। अब भैया देखो इन्होंने क्या बनाया? ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में कलकत्ता में। क्या बोलते हैं ये कि एक भगवान है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सबको बराबर से देखना है, नो अथॉरिटी, कि कोई ऐसा नहीं है कि भैया जो तुम्हारे ये अवतार आ रहे हैं उनको मानने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने हिंदुइज्म के जो मेजर सेंट्रल कॉन्सेप्ट है उनको क्या कर दिया? उनको एक तरीके से बम 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 कहते हैं ना कि जैसे इग्नोर करो उसको, है ना जी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चानूदारो इन एंशियंट इंडिया, चानूदारो वॉज प्राइमरली अ सेंटर फॉर, देखो जैसे आपने नाम सुना होगा, एक नाम है हड़प्पा, एक नाम है हड़प्पा, एक नाम है मोहन जोदाड़ो, एक नाम है हड़प्पा, एक नाम है मोहन जोदाड़ो, एक नाम है आपका ये चानूदारो। ये ये तीनों नाम और एक नाम और भी है इसका नाम है कोट डिजी। ये चारों नाम आप कई बार सुनोगे। ये चारों के चारों इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं और ये चारों बेटा कहां पे हैं सर? ये चारों पाकिस्तान में है। ये जो चानूदारो है ये इन चारों में से यहां पर क्या होता है? यहां पर बीड मेकिंग का काम होता है, मन का बनाने का काम होता है। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट। यानी कि जो आपका ये चानूदारो है यहां पर सीटाडेल भी नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल हब है। क्या है बच्चे? ये एक इंडस्ट्रियल हब है और यहां पर सीटाडेल नहीं पाया जाता। सर ये सीटाडेल क्या होता है? सीटाडेल का मतलब होता है जहां पे राजा महाराजा रहते, जहां पर देखो इंडस वैली में राजा महाराजा नहीं थे लेकिन अमीर लोग तो होंगे ना, बड़े बड़े जो अमीर होंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग तो होंगे, तो वो थोड़ा सा एक ऊपरी जगह पर रहते थे
कि अगर कोई बाढ़ बाढ़ आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उन लोगों तक वो दिक्कत ना पहुंचे। क्या बेटा? उन लोगों तक वो दिक्कत ना पहुंचे, है ना। तो वो ऊपर रहते थे और आम जनता नीचे रहती थी। वो ऊपर रहते थे बेटा और आम जनता नीचे रहती थी। हाँ जी, नीचे वाले जो रहते थे वो लोअर टाउन में रहते थे, जो नीचे वाले थे वो लोअर टाउन में रहते थे, और जो मेन लोग थे बेटा वो कहां रहते थे? सीटाडल में। ध्यान रखेंगे इसको। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो अब यहां पे नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ऋग्वेद की अगर बात करी जाए, हाउ इज द ऋग्वेद बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एशियन इंडियन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार से किया गया, जरा बताइए मुझे एक बार। ऋग्वेद का जो ये वर्णन किया गया है, कह रहे हैं कि ऋग्वेद का वर्णन इन चारों में से किस प्रकार का किया गया। एक बच्चा कह रहा है कि सारे जोकर आपकी क्लास में आते हैं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं, उसमें से अगर 3-4 बच्चे ऐसे आते हैं जो अपने मतलब टाइम पास करने आ रहे हैं, तो वो तो क्लास का मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है ना। वो लोग क्लास का 1% भी नहीं है। तो सबको मत आप इंक्लूड करो, है ना। सबको आप मत इंक्लूड करो, राइट। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। कंपाइलेशन ऑफ उपनिषद, कलेक्शन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, कलेक्शन ऑफ रॉयल क्रॉनिकल। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री हमने किया अभी तक। इसके बाद हम करंट अफेयर कवर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इसके बाद हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे एक बार। करंट अफेयर हमारे सामने यहां पे आ चुका है। ये बेसिकली करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट है। देखो हमारा जो ये एनटीपीसी का एग्जाम बोल लो या किसी का एग्जाम बोल लो, इसमें ना करंट अफेयर आ रहा है। तो करंट अफेयर हम यहां पे कौन सा कवर करेंगे? पहला क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर का आपके सामने रहा। कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। प्रेजेंट में सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है भैया? प्रेजेंट में सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है भैया? जरा बताना मुझे एक बार, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राइट आंसर इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे इस समय सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ हैं। ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है जी। असम मेघालय कैडर से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे इनको। विच मिनिस्ट्री क्रिएटेड कलाग्राम इन प्रयागराज टू शोकेस वाइब्रेंट कल्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द महाकुंभ। लास्ट ईयर महाकुंभ आपने देखा होगा, तो महाकुंभ में एक कलाग्राम बनाया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राइट आंसर इज सेकंड। सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार 2025 का जो ये अवार्ड है, इन चारों में से किसको मिला? लास्ट एक साल में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यह क्वेश्चन ना आया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? राइट आंसर इज इनकोइस को। किसको? राइट आंसर इज इनकोइस को। इनकोइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगला आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर। अगर किसी एमएसएमई ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत लोन लेना हो, एमएसएमई क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर कोई एमएसएमई कंपनी है जो लोन लेना चाहती है तो मैक्सिमम लोन कितना ले सकती है? 100 करोड़ का। कितने का? राइट आंसर इज 100 करोड़ का। इस 100 करोड़ के अंदर इसको 60% का सब्सिडी मिलने के भी चांसेस हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटिन अमेरिकन कंट्री। सर लेटिन अमेरिकन कंट्री क्या होती है? ऊपर होता है नॉर्थ अमेरिका, नीचे होता है साउथ अमेरिका, उसके बीच वाले एरिया को, सेंट्रल अमेरिका को लेटिन अमेरिका भी कहा जाता है। कह रहा है कि जो लेटिन अमेरिकन कंट्री है, 60 डेज ऑफ इमरजेंसी, 60 डेज ऑफ इमरजेंसी इन चारों में से कौन सी कंट्री के द्वारा लगाई गई है? राइट आंसर इज इक्वाडोर। ये जो इक्वाडोर कंट्री है ना, ये एग्जैक्टली इक्वेटर पे है। ये जो इक्वाडोर कंट्री है, अगर आपको दिख रहा है अभी, तो अगर आपको जूम करके दिखाऊं, अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं अभी, तो ये जो इक्वाडोर कंट्री है ये एग्जैक्टली इक्वेटर पे है। ये इक्वाडोर कंट्री है, ये इक्वेटर की लाइन जा रही है। इक्वेटर पे होने की वजह से इसका नाम इक्वाडोर रखा गया।
समझ गए आप? चलिए अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। कह रहे मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत एक ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किया गया। कह रहे हैं चारों में से कहां पर लॉन्च किया है? राइट आंसर इज सी, विशाखापट्टनम। राइट आंसर इज सी, विशाखापट्टनम। मोदी जी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनवाया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया, फाउंड किया। अगला आइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा भारत के अंदर एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई थी। उस एप्लीकेशन को लोगों ने बहुत गालियां दी। उस एप्लीकेशन को लोगों ने बहुत बुरा भला बोला कि भैया ये एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, इससे हमारी सारी की सारी प्राइवेसी चली जाएगी, सारी हमारी सिक्योरिटी चली जाएगी, हम जो भी डेटा डालेंगे सारा वो चोरी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो हम ये व्हाट्सएप, वीचैट, टिंडर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, फेसबुक, मेटा, ये सब जो यूज कर रहे हैं, ये तो इंडिया की कोई कंपनी भी नहीं है ना? ये तो इंडिया की कंपनी भी नहीं है। हम सारा डेटा यहां तो डाल देते हैं अपना, अपनी फोटो, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट तक आप डाल देते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। लेकिन जब बारी आई अपने देश की बनाई गई एक संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन की, तो वहां पर लोगों को लगा कि भैया नहीं नहीं नहीं, ये सरकार हमारा डेटा चोरी कर लेगी। जैसे हमारे देश के 150 करोड़ के सारे लोग सीबीआई के अंदर काम करते हैं, ये सारे अमीर है ना, करोड़ों अरबों की इनकी प्रॉपर्टी है इनके पास। राइट आंसर इज सेकंड। अगला आइए, विच कंट्री वोन बोथ दी मेंस एंड वुमेन ट्रॉफी? कई बार क्या है ना कि सरकार जो भी काम कर रही है हमेशा गलत नहीं हो सकती। वो सरकार ने अगर कुछ सालों में गलत काम करे तो अच्छे काम भी करें। अगर अच्छे काम गिनोगे तो क्या काम अच्छे करें हैं? अभी लास्ट 1-1.5 साल में रोड खराब हुई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल भारत का रोड नेटवर्क देखोगे तो लास्ट 10 सालों में भारत का रोड नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। एक और अच्छा काम, डिजिटल बैंकिंग में अगर देखोगे तो इंडिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप डिजिटल बैंकिंग कर देखोगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया सबसे बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो इंडिया का जो इंटरनेट है वो बाकी दुनिया के बड़े देशों से काफी सस्ता है ना? बाकी देश, दुनिया के बड़े बड़े देशों से इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ता है और फास्ट भी चलता है। और सरकार ने काफी ट्राई किया भी है कि कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचे। और यहां पर एक चीज जो मुझे बड़ी पसंद है, जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, उसके बाद एक्चुअली हमारे भारत के अंदर लोगों की जो आदत थी कि खाना खाया कूड़ा बाहर फेंक दिया, वो आदत एक्चुअली में सुधर गई है। अब लोग गाड़ी से खाना खा के गाड़ी से उतरते हैं, प्लेट डस्टबिन में डाल के आते हैं, अब रोड पर नहीं फेंक देते वो, है ना भैया? तो काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, खराब हुई हैं, खराब तो हो ही रही हैं, लेकिन अच्छी भी हुई हैं। विच कंट्री वॉन मेन एंड वुमेन ट्रॉफी इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप में? इंडिया। राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया जीती है, ये अच्छी बात है, इंडिया जीती है, ये बढ़िया बात है। लेकिन भाई वुमेन भी इंडिया जीत गई, मैन भी इंडिया जीत गई। लेकिन पता मतलब दुख की बात नेपाल वालों के लिए कि मैन की टीम ने भी नेपाल की मैन की टीम को हराया और वुमेन की टीम ने भी नेपाल की वुमेन टीम को हराया। आगे बढ़िए, हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर? डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इन चारों में से किसको अपॉइंट किया गया? मिस्टर एम मोहन को। राइट आंसर इज मिस्टर एम मोहन को। विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक साउथ अमेरिका की कंट्री है सूरीनाम, एक साउथ अमेरिका की बेटा कंट्री है सूरीनाम। सूरीनाम कंट्री में वहां की आर्मी के लिए इंडिया से 4500 आर्मी यूनिफॉर्म गई हैं। इन चारों में से किसके द्वारा यूनिफॉर्म्स भेजी गई हैं? राइट आंसर इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवधि। क्या आंसर है इसका? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवधि। राइट आंसर इज ए या 1। ठीक है भैया, राइट आंसर इज 1, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारी क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास देखकर मजा आया होगा। ठीक है,
काफी सारे बच्चों ने क्लास में डांट भी खाई, काफी सारे बच्चों से मैंने एक डिफरेंट चीजों को शेयर भी किया। अगर आपको लगता है क्लास बढ़िया चल रही है तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को बेटा लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा